ओके सो आज का जो 9 फरवरी है, 9 फरवरी का द हिंदू की एनालिसिस शुरू करते हैं। यहाँ पे एक कमेंट आता है यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का, जो लोकसभा में कहती है बजट सेशन के दौरान, पार्लियामेंट का बजट सेशन होता है थर्सडे को, तो वो कहती है कि हमने इकोनॉमी को क्राइसिस से बचाया है। ठीक है, अब यहाँ पे कहती है कि जब मनमोहन की सरकार थी, लेड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो उसने 10 ईयर्स इन ऑफिस क्रिएटेड, मनमोहन की जब सरकार थी, पूरा ये मतलब है कि उन्होंने यहाँ पे क्या हुआ था, एक इनहेरिटेंस कॉज कर दिया था कंट्री का, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस उसकी वजह से हो गया था। लेकिन जब ये नरेंद्र मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट आई तो इसने स्टेट की इकोनॉमी को क्राइसिस से बचाया। ठीक है, कमिंग 2 days आफ्टर द 17th लोकसभा इज एडजॉर्न फॉर द लास्ट टाइम। 47 पेज का एक पेपर है ये, जो बजट जो पेश किया गया है, विद फ्यू पेजेस ऑफ डेटा एनेक्चर्स sought to make a case that the present government had rejuvenated the economy from the UPA's policy stasis, okay, and ये जो misgovernance है, to infuse it with the dynamism and growth and hope in the people. Paper attributed the few UPA years of high growth to reforms undertaken by the Atal Bihari Vajpayee NDA government. ठीक है, ओके, सो इसको हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, ये न्यूज़ है कि जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वही देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब यहाँ पे है कि एक न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, फार्मर कॉल ऑफ स्टिर आफ्टर एश्योरेंस टू लुक इनटू डिमांड्स। एक प्रोटेस्ट मार्च होता है पार्लियामेंट की तरफ, हंड्रेड्स ऑफ फार्मर आते हैं नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से, उत्तर प्रदेश में, और थर्सडे को वो क्या करते हैं, जब एक प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट सीकिंग इंक्रीज कॉम्पनसेशन एंड डेवलप्ड प्लॉट्स इन एक्सचेंज फॉर लैंड। प्रोटेस्ट क्यों होता है? क्योंकि जो ज़मीनें ले ली गई हैं किसानों की, और वो कॉम्पनसेशन की डिमांड कर रही हैं, एंड इन exchange for land acquired by local development authorities 2 decades ago for infrastructure project। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट आया था, जो महामाया फ्लाईओवर से स्टार्ट हुआ था अराउंड 12 PM, ये क्या होता है, स्टार्टेड फ्रॉम महामाया फ्लाईओवर लीडिंग टू ट्रैफिक स्नेल्स इन नोएडा। ठीक है, तो ये 12 बजे से प्रोटेस्ट शुरू होता है। ये डिमांड कर रही हैं, जो सरकार ने इनकी ज़मीनें ले ली है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे। स्टिल वाज लेड बाय द भारतीय किसान परिषद, ऑल इंडिया किसान सभा एंड जय जवान जय किसान मार्च अगेंस्ट द डेवलपमेंट अथॉरिटी इन नोएडा। नोएडा पुलिस कमिश्नर ने ये एश्योर किया है कि हाई पावर कमेटी इनकी डिमांड को देखेगी और वहाँ पर डिसीजन जो है वो 8 दिन में ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जो फार्मर्स है कि अगर हमें अभी भी इग्नोर किया गया तो हम अपनी जो फाइट है वो और मार्च जो है वो जारी रखेंगे। सीनियर फार्मर लीडर ने द हिंदू को बताया है कि दैट दे हैव बीन होल्डिंग प्रोटेस्ट फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स, बट उनकी जो डिमांड है वो अभी भी फुलफिल नहीं हो रही है। अथॉरिटी प्रॉमिस कर रही है इनकी जो डिमांड है मल्टीपल टाइम्स ओवर द पास्ट 5 months बट नेवर डिलीवर्ड। पुलिस ऑफिसर्स दिल्ली और नोएडा से ये कंफर्म करते हैं कि इवन दो फार्मर्स हैव कॉल्ड ऑफ देयर प्रोटेस्ट, उनके जो पर्सनल है विल रिमेन डिप्लॉयड एट चिल्ला बॉर्डर टू हैंडल एनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। Ahead of the stir, Gautam Budh Nagar police had imposed prohibitory measures under CRPC section 144 from Thursday morning. Delhi police too was prepared with heavy duty bulldozers, backhoe machines, rides control vehicles and water cannons. Okay, so next article is charting a path for the population committee. अनाउंसमेंट आया था इंटरिम बजट में एक ऑफ अ हाई पावर्ड कमेटी टू एक्सटेंसिवली कंसिडर द चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक चेंजेस इज ग्राउंड ब्रेकिंग।
given its multifaceted mandate as it to make recommendations on how to address these challenges। अभी देखिए क्या आ रहा है, एक अनाउंसमेंट आया था इंटरिम बजट्स में। एक हाई पावर कमेटी जो है उसने कहा था कि वो हाई पावर कमेटी ने कमेंट किया है कि वो कंसिडर करेगा चैलेंजेस जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ और डेमोग्राफिक जो भी चेंजेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, तो वो बहुत ही जो है उसकी वजह से इंडिया बहुत सफ़र कर सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके बहुत ही देखिए मल्टी फैसेटेड इसके इम्पैक्ट होंगे। तो रिकमेंडेशंस ये होगा कि हमें कैसे एड्रेस करना है इन चैलेंजेस को विद द गोल ऑफ विकसित भारत, की भारत का जो डेवलपमेंट भी हो और डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही हैं हम। एंटिसिपेशन इज़ दैट कि यहाँ पे फॉर्मुलेशन होगा पॉलिसीज़ का और स्ट्रैटेजीज़ का, ताकि हम इन पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या कर सके, मैनेज कर सके। सो इसका मतलब है कि ऐसे इशू को एड्रेस करना जैसे कि फैमिली प्लानिंग है, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये इश्यूज़ अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। तो इनको एड्रेस करना सबसे पहले ज़रूरी है। इसके लिए हमें क्या करना है, एक पॉपुलेशन कमेटी जो है उसको क्या करना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अडोप्ट करना चाहिए और एक्सपर्टीज़ लेना चाहिए बहुत सारे फील्ड से, जैसे डेमोग्राफी, पब्लिक हेल्थ, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड गवर्नेंस। रिगरस रिसर्च के बाद, डेटा एनालिसिस के बाद और डेमोग्राफिक ट्रेंड्स की मॉनिटरिंग के बाद कमिटी को आइडेंटिफाई करना चाहिए इस तरह के जो इमर्जिंग इश्यूज़ है और जो इफ़ेक्टिवनेस है एग्जिस्टिंग इंटरवेंशंस की, उनको इवैल्यूएट करना चाहिए। कोलैबोरेशंस हो सकता है बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, जैसे कि गवर्नमेंट की एजेंसीज़ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स है, एकेडेमिया है, प्राइवेट सेक्टर है। ये बहुत एसेंशियल होंगे पार्टनरशिप को फोस्टर करने के लिए। और यहाँ पे क्या होगा, एक कलेक्टिव एक्शन होगा ताकि जो पॉपुलेशन रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम्स है, उनको हम क्या कर सके, अच्छे से लॉन्च कर सके at the national and grassroots levels. In addition to policy formulation and implementation, committee should lay emphasis on public awareness and education campaign. अब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट ये है कि पॉलिसी फॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशंस की तो बात हो रही है, लेकिन कमिटी को ये भी कमिटी को जो पब्लिक अवेयरनेस है उस पर भी काम करना पड़ेगा। एजुकेशन जो कैंपेन है वो भी चलाने पड़ेंगे। इससे क्या होगा कि इंडिविजुअल जो है वो एम्पावर होंगे, उनके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होंगी, रिसोर्सेज होंगी। सो इट शुड प्रमोट रिस्पॉन्सिबल फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस और हेल्थ आउटकम्स इससे क्या होंगे, हमारे इम्प्रूव होंगे। पॉपुलेशन कमिटी को फैसिलिटेट करना है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज किसका, बेस्ट प्रैक्टिसेस का, किसमें, पॉपुलेशन मैनेजमेंट में। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इंडिया का जो डेमोग्राफिक लैंडस्केप है उसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट शिफ्ट हुए हैं ओवर द ईयर्स, विद विमेन हैविंग फीवर चिल्ड्रन, द वर्किंग एज पॉपुलेशन इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, औरतों के कम बच्चे हो रहे हैं तो वर्किंग एज की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है और जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो भी राइज हो रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक डिक्रीज हुआ है डिपेंडेंसी रेशियो में, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ आ गई है। हावेवर जब हम नेविगेट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ को और इन चैलेंजेस को जो इन डेमोग्राफिक चेंजेस से क्या हो रहा है, आ रही हैं, तो ये इंडिया का जो फ्यूचर है, इंडिया के जो इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक लैंडस्केप का जो फ्यूचर है वो आने वाले टाइम में चेंज हो सकता है। लेटेस्ट प्रोजेक्शंस के हिसाब से यूनाइटेड नेशंस ने जो एक प्रोजेक्शंस लिया है उसकी वजह से क्या आया है, क्लेम आया है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.46 बिलियन पहुंच जाएगी 2013 तक। तो इसका मतलब है 17% जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहेगी, इंडिया में। इंडिया ने एक्सपीरियंस किया था एक फिनोमिनल पॉपुलेशन ग्रोथ 1970 तक। अब यहाँ पे ग्रोथ रेट उसके बाद से कम हो चुके हैं, स्लो डाउन हो चुका है। फर्टिलिटी लेवल जो है वो भी डिक्लाइन हो रहा है।
ये जो डिक्लाइन है ये टोटल फर्टिलिटी रेट में भी रिफ्लेक्टेड है. सो इट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग इंडियाज डेमोग्राफिक ट्रेजेक्चरी with the TFR projected in touch 1.73 in 2031-35 from 2.5 in 2009 to 11. इंडिया विटनेस क्या करेगा, एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो किससे कैरेक्टराइज्ड होगा, बाय डिक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ द चाइल्ड पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन. चाइल्ड की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होगी, लेकिन जो वर्किंग ग्रुप है उसकी पॉपुलेशन यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी. ओके, सो ये जो डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है ये किसकी वजह से हो रहा है, सस्टेन्ड ड्रॉप हुई है जो कि फर्टिलिटी रेट्स में, उसकी वजह से, और जो पॉपुलेशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हुआ है वर्किंग एज ग्रुप में. प्रेजेंस करता है एक अपॉर्चुनिटी किसके लिए कि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है पर कैपिटा वो एसिलरेट करेगी. हावेवर जब हम रियलाइज करते हैं इस पोटेंशियल को, तो वो क्या बताता है कि हमें ज़रूरी है हेल्थ में इन्वेस्ट करना, एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना, ताकि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हार्नेस कर सके हम इफेक्टिवली. प्रोजेक्शंस फॉर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया वो भी एक पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, विद फीमेल एंड मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसीज एक्सपेक्टेड टू राइज. मोर ओवर जो प्रोपोर्शंस है वर्किंग एज पॉपुलेशन का वो भी इंक्रीज होगा. ये एक अपॉर्चुनिटी देगा कैपिटलाइज करने के लिए ऑन इट्स डेमोग्राफिक एडवांटेज. अगर हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है बेनिफिट्स किसके, फेवरेबल एज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इंडिया को ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ इट्स ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इसका मतलब है कि ये इंक्लूड करता है इनिशिएटिव जिससे नई जॉब्स हम क्रिएट कर पाए, इनफॉर्मल सेक्टर है उसको इंटीग्रेट कर पाए फॉर्मल सेक्टर के पास, और जो फीमेल लेबर फोर्स है उसको एम्पावर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि जो पार्टिसिपेशन जो रेट है वो इंक्रीज़ कर सके. एडिशनली एफर्ट्स भी यहाँ पे बनाए जाने चाहिए जेंडर डिस्पैरिटीज़ को, जेंडर जो डिस्पैरिटीज़ है उसको एड्रेस करने के लिए. जो एजुकेशन और हेल्थ केयर है उसमें एक प्रॉपर एक्सेस हो और फैमिली प्लानिंग की जो प्रैक्टिसेस है वो हम प्रमोट कर सकें. ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हो जाएगा. हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड चैलेंजेस. एक जो की चैलेंज है इंडिया के डेमोग्राफिक लैंडस्केप में वो ये है कि इंश्योरिंग एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर. हमारे पास जो क्वालिटी हेल्थ केयर है उसका एक्सेस बहुत कम लोगों के पास है, एजुकेशन का एक्सेस बहुत कम लोगों के पास है फॉर एवरी सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ वो अराउंड 1% ही रहा है जीडीपी का. तो अंडरस्कोरिंग द नीड फॉर पॉलिसीज़, इसलिए हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को लेके आना है जो हेल्थ के प्रमोशन को प्रायोरिटाइज कर सके और ग्रेटर फाइनेंसेस दे सके किसको, हेल्थ को. इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इनिशिएटिव यहाँ पे ले जाने चाहिए, हमें करने चाहिए ताकि हम जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको स्ट्रेंथन कर सके, पर्टिकुलरली कहाँ पे, रूरल एरियाज़ में. ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो बच्चे की जो हेल्थ है और मैटरनल जो हेल्थ केयर है वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगी और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. हावेवर बहुत सारे चैलेंजेस है अभी, स्पेशली रिगार्डिंग न्यूट्रिशनल डेप्रिवेशन अमंग चिल्ड्रन, जिसकी वजह से हंगर इनसिक्योरिटी है और यहाँ पे इम्पेयरिंग फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट है. हमें इन चैलेंजेस को एड्रेस करना है ताकि यहाँ पे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का, एसेंशियल कॉमोडिटीज़ का जो एक्सेस है वो प्रॉपर हो. न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स ऐसे लेके आने चाहिए जो वल्नरेबल जो पॉपुलेशंस है उसको टारगेट्स कर सके, और कुछ ऐसे इंटरवेंशन लेने की ज़रूरत है जो पानी की जो अवेलेबिलिटी है और सैनिटेशंस है उसको एड्रेस कर सके. सिमिलरली इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है एजुकेशन में और स्किल डेवलपमेंट में. ये बहुत ही क्रूशियल है अगर हमें रियलाइज़ करना है इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड. UNICEF के हिसाब से 14% जो है इंडिया के यूथ
उनके पास नेसेसरी एजुकेशन की कमी है और स्किल्स की कमी है फॉर एम्प्लॉयमेंट बाय 2030। ये जो डिस्ट्रप्शंस है ये किसकी वजह से कॉज्ड है? जो कोविड-19 पैंडेमिक आया था, ठीक है, जिसमें 250 मिलियन चिल्ड्रन को स्कूल से पेरेंट्स ने निकाल लिया था। यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉजिंग सिग्निफिकेंट सेटबैक्स किसमें? लर्निंग आउटकम्स में। इन एड्रेस को अगर इशू करना है तो हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है न्यूट्रिशन में, और अर्ली एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इट इज़ सजेस्टेड दैट कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट में हमारी इंक्लूड हो जाए। डिज़ाइनिंग प्ले बेस्ड फ्लैक्सिबल करिकुला और इंगेजिंग पेरेंट्स, communities and stakeholders to generate demand for early childhood education, ये भी कुछ measures है जिससे outcomes को improve कर सकते हैं हम। Additionally कुछ efforts लेके आनी है जो existing skill जो development initiative है और industry requirements है उसके gap को bridge कर सके, ताकि unemployment यहाँ पे क्या हो? decrease हो जाए और productivity हमारी increase हो जाए। Evidence based decision making, क्रिटिकल चैलेंज जो है वो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी का ये है अवेलेबिलिटी किसकी? एक्यूरेट टाइमली डेटा की। इंडिया फेस करता है सिग्निफिकेंट चैलेंजेस रिगार्डिंग द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ करंट एंड रिलायबल डेटा ऑन इट्स पॉपुलेशन। हमारे पास रिलायबल डेटा नहीं है जो हैम्पर करता है हमारे पास एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग को। सो ये क्रूशल है कि जो पॉपुलेशन कमेटी है वो अपने डेटा कलेक्शन मैथडोलॉजीज़ को इम्प्रूव कर सके, टेक्नोलॉजी एडॉप्शंस को इम्प्रूव कर सके, कैपेसिटी बिल्डिंग को कोलैबोरेशंस कर सके स्टेक होल्डर्स के साथ। इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए इंडिया को इन्वेस्ट करना है अब इसके डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मॉडर्नाइज करने में, जो इंक्लूड करता है रोबस्ट सिस्टम्स किसके लिए? डेटा कलेक्शन के लिए, मैनेजमेंट के लिए और एनालिसिस के लिए। दिस इन्वॉल्व्स अपग्रेडिंग डेटा कलेक्शन, अपग्रेड करने की ज़रूरत है इन डेटा कलेक्शन मेथड्स को, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को अडोप्ट करने की ज़रूरत है ताकि डेटा प्रोसेसिंग हो, और डेटा सिक्योरिटी जो है और डेटा प्राइवेसी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। रेगुलर और कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सेंससेस और सर्वेज बहुत ही क्रूशल है ताकि जो डेमोग्राफिक डेटा है वो अच्छे से अपडेटेड हो, कलेक्ट हो जाए। India should prioritize the timely and accurate execution of these initiatives, ताकि हम इंश्योर कर सके कवरेज किसके? जितने भी पॉपुलेशन सेगमेंट्स हैं, जैसे जो हमारे पास मार्जिनलाइज्ड और हार्ड टू रीच पॉपुलेशन है। अब जब हम रिगरस वैलिडेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे और क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो एसेंशियल है इंश्योर करने के लिए रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी किसकी? पॉपुलेशन डेटा की। इंडिपेंडेंट ऑडिट्स, डेटा वैलिडेशन एक्सरसाइज और पीयर रिव्यू प्रोसेस ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं रेक्टिफाइड डेटा एरर्स, जो भी डेटा एरर्स आ रहे हैं, इनकन्सिस्टेंसीज आ रही हैं। तो ये हमारे लिए वाइटल होगा कमिटी के लिए कि वो जो फिजिबिलिटी है उसको एक्सप्लोर कर सके, ताकि सच क्वालिटी एश्योरेंस हमारे पास मेथड्स जो हैं वो हमारे पास हो विद इन द स्टैटिस्टिकल सिस्टम। दूसरा जो प्रॉमिसिंग एरिया है वो है कि हमें प्रमोशन करना है ओपन डेटा इनिशिएटिव्स का और डेटा शेयरिंग में ट्रांसपेरेंसी का, जो फैसिलिटेट करना है एक्सेस किसका? पॉपुलेशन डेटा का, रिसर्चर्स के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए और पब्लिक के लिए। जब हमें डेटा फ्रीली अवेलेबल करना है स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स में तो वो डेटा रीयूज़ को भी प्रमोट करेगा, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करेगा, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट्स करेगा। फाइनली कोलैबोरेशंस करना है इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे UNPD, वर्ल्ड बैंक के साथ, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ, जो हमें ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस दे सकता है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ दे सकता है और हमारे पास क्या होगा? फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ होगी पॉपुलेशन डेटा कलेक्शंस के लिए और एनालिसिस के लिए। इंडिया का जो डेमोग्राफिक लैंडस्केप है वो अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रेजेंट करता है और चैलेंजेस भी कंट्री के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। बाय एडॉप्टिंग अ होलिस्टिक अप्रोच टू पॉपुलेशन मैनेजमेंट, prioritizing investment in health, education, employment and statistical systems,
एंड प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड सोशल इंक्लूजन्स, इंडिया रियलाइज कर सकता है इसके डेमोग्राफिक पोटेंशियल्स को और इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ को हम अचीव कर सकते हैं। इस तरह से स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशंस होना चाहिए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस होना चाहिए, तो इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को नेविगेट कर सकता है, ताकि इंडिया एक ग्लोबल लीडर की तरह इमर्ज करके आए इन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है R&D स्पेंड, गोल्डन इंटरवेंशंस एंड और स्मोक एंड मिरर्स। देखते हैं, देखिए अनाउंसमेंट हुआ है, यूनियन फिनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि एक रुपीज 1 लाख करोड़ विल बी एस्टेब्लिश विद 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन्स। ओके, ताकि हम लॉन्ग टर्म जो फाइनेंसिंग या रीफाइनेंसिंग दे सके विद लॉन्ग टेनर्स एंड वहाँ पे कम या फिर नील इंटरेस्ट रेट्स हो, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है उनको एनकरेज कर सके रिसर्च को स्केल अप करने के लिए और सिग्निफिकेंटली इनोवेशंस को भी सनराइज डोमेन में इज वर्थ एग्जामिनिंग। तो क्या है कि रुपीज 1 लाख करोड़ लोन देने की बात हो रही है, 50 ईयर के इंटरेस्ट फ्री जो है, 50 ईयर्स इसकी टाइम ड्यूरेशंस रहेगी और ये इंटरेस्ट फ्री होगा। प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की ओवरऑल रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स में एज अ फ्रैक्शन ऑफ जीडीपी वो हमेशा से कम ही रहा है। 2020 से 21 में क्या हुआ था, जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री ने कंट्रीब्यूट किया था 36% किसका, नेशनल ग्रोस एक्सपेंडिचर का, किस पे, रिसर्च और डेवलपमेंट में। सेंटर का इसमें 43% कंट्रीब्यूशन था, स्टेट गवर्नमेंट का 6.7%, हायर एजुकेशन 8.8%, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री 4.4%, अकाउंटिंग फॉर द रेस्ट। उसी साल सेम ईयर ओवरऑल अमाउंट जो था वो 1.27 लाख करोड़ था, 36.4% कम्स टू अबाउट 366.66 करोड़। सो कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हैव इन्वॉक्ड दीज फिगर्स alongside comparisons to the case in the world's extant science superpowers जैसे कि जर्मनी, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है एज परसेंटेज ऑफ द नेशनल GERD 67% है, 79% और 75%, जबकि इंडिया का सिर्फ कितना है, बहुत ही कम है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चंस आता है कि वर्थ आस्किंग हियर अबाउट व्हाई प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है नीड्स टू लीड इट्स पब्लिक सेक्टर काउंटरपार्ट्स एंड वेदर द split of the GERD contributions from government, private entities and higher education in economically developed countries is some sort of benchmark। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो नोटेबल दैट इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वो इंक्रीज हो रहा है एब्सोल्यूट टर्म्स में। ये 1.1 लाख करोड़ था 2009 से 10 तक, फिर 1.27 लाख करोड़ हुआ, बट एज अ फ्रैक्शन ऑफ जीडीपी ये लेकिन डिक्लाइन हो रहा है स्टडीली, किसमें, सेम पीरियड में, फ्रॉम एन ऑलरेडी सब पार 0.82 टू अराउंड 0.64% जीडीपी का। मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज की अगर हम बात करें तो GERD अकाउंट्स करता है एटलीस्ट 1% किसका, उनकी जीडीपी का। ब्राज़ील में ये 1.16% है, साउथ अफ्रीका में 0.83% है, हैव अ हायर GERD टू जीडीपी रेशियो। क्वेश्चन जो है वर्च्यू का ऑफ हाइकिंग द पब्लिक सेक्टर्स R&D कंट्रीब्यूशन, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रूटेड है इंडिया के डेवलपमेंट मॉडल में एंड पर्पस किसका, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है इसमें। फॉर एग्जांपल पोस्ट वॉर US फेमसली अडॉप्टेड whenever Bush free play of free intellects model in which fundamental research was expected to spur technological growth। अब यहाँ पे क्या है कि जब वॉर के बाद US ने फेमसली जो बुश की जो पॉलिसी थी, बुश की पॉलिसी थी फ्री प्ले ऑफ फ्री इंटेलेक्ट्स की, उसको अडॉप्ट किया था, जिसमें फंडामेंटल जो रिसर्च थी
वो क्या करेगी, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को लेके आएगी। ऑन द अदर हैंड जापान, साउथ कोरिया एंड सेम अदर economies tread a techno-nationalist path from the late 20th century focused on building interconnectedness among universities, research institute, companies and government। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे अगर हम जापान की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, तो ये टेक्नो नेशनलिस्ट कंट्री है, टेक्नोलॉजी इनकी बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ये रिसर्च वगैरह करते हैं। तो ये दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि इंटरकनेक्टेडनेस जो इन्होंने क्रिएट किया है यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो गए, कंपनीज हो गई, गवर्नमेंट हो गई, राइट। सो इनोवेशन पर्पस जो है वो एक्सपैंड हो चुका है। आज जो पर्पस है इनोवेशन का वो एक्सपैंड हो चुका है इकोनॉमिक ग्रोथ से टू इंक्लूड इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड सस्टेनेबिलिटी, कि हमें इन्वायरमेंटल जस्टिस भी लाना है और सस्टेनेबिलिटी की भी बात हो रही है। वाइडनिंग जो इनकम गैप्स है, डिक्लाइनिंग प्रोटेक्शंस फॉर इन्वायरमेंटल राइट्स एंड रिसोर्सेज and increasing privatization of education, healthcare and other public goods. There need be no implicit virtue in private sector contribution to research and development, leading the way especially in the absence of policy and regulatory guardrails that keep growth equitable। तो कहने का मतलब है कि जो अगर यहाँ पे कोई भी रेगुलेटरी गार्ड रेल्स नहीं है तो जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो बहुत ही कम इंटरेस्ट शो कर रही हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इनोवेशन बहुत को होने में डेकेड्स लग जाते हैं और ये रिस्क लेडन है, बोथ ऑफ विच हमें क्या है, स्टेट इज डिज़ाइन टू स्टीवर्ड बेटर। इस वजह से स्टेट ही इस इनिशिएटिव को ले सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इसको पब्लिक सेक्टर को ही देना चाहिए या फिर इसकी फंडिंग बहुत ज़रूरी है। इन द सेम स्पिरिट पब्लिक सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं उनको भी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, स्पेशली स्टेट लेवल से, इफ़ ओनली टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसर्च फैसिलिटीज़ एट इट्स स्टेट यूनिवर्सिटीज़। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, अगर हमें वहाँ पे जो रिसर्च है उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है तो हमें उसको फंडिंग करने की ज़रूरत है। That are in turn tied to the freedom researchers have to work on more locally relevant problem. Expenditure को also needs to increase to the extent that with suitable policies. इतना expenditure होना चाहिए ताकि जो policies है वो suitable हो। ये रिलाइव करता है persistent bottleneck किसका, research graduating का from the lab bench to the factory floor। इनोवेशन जो है ऑफ लिटिल वैल्यू, इनोवेशन की अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। दिस फ्लो विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू लो क्वालिटी एडवांसमेंट। कैच ऑल दिस सेड, प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है डज नीड टू इंक्रीज कंसिडरिंग द फोकस एंड इंसेंटिव्स इन इंडिया। इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ताकि जो है इनोवेशंस पे काम कर सके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो जाए, ठीक है। एंड अवेलेबिलिटी जो है कॉर्पस का ₹1 लाख करोड़ जो दिया गया है और लॉन्ग टर्म जो लो इंटरेस्ट लोन है वो एक लिप स्मैकिंग प्रोस्पेक्ट है, बट देयर इज अ कैच। क्वेश्चन ऑफ whom the funds are for is very important. Both private sector investment in research and development and its sluggish increase spend multiple domains including telecommunication, healthcare, finance, transport and space flights. They will all be making plans for this money. Ms. Sitaraman maintained a focus on sunrise sectors, and even they number a dozen by virtue of being sunrise, and almost all of them are resource intensive, and we must also ask how much it will cost to keep them climate friendly. तो इनको क्लाइमेट फ्रेंडली भी बनाना इन सेक्टर्स को। ऐसा नहीं है कि इनोवेशंस की वजह से, रिसर्च की वजह से हमारी जो एनवायरनमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ी। ये जो 1 लाख करोड़ है या लिटिल ओवर $2 बिलियन इज़ लाइकली टू बी अ pittance if innovation in any sunrise domain is to be meaningful beyond surpassing some fraction of the national GERD. For example, Indian bioeconomy के हिसाब से prepared by the Biotechnology Industry Research Assistant Council, अगर हम हेल्प करते हैं स्टार्टअप ट्रांजिशंस को बायोइकोनॉमी रिसर्च से बायो मैन्युफैक्चरिंग को, तो
तो उसमें कम से कम हमें जो पैसों की ज़रूरत है वो पड़ेगी $2 बिलियन की, ठीक है। सो विद सो मेनी डिमांड्स ऑन द कॉर्पस, गवर्नमेंट्स को डिफाइन करने की ज़रूरत है व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू अचीव, वेदर इट विल हैव डोमेन वाइज एलोकेशंस एंड टारगेट्स and time frame, and how the government intends to select beneficiaries and whether the corpus will be replenished. So it would be unfair to dismiss it at the outset, but the answer will mark the line between golden intervention and smoke mirrors.